हेलो दोस्तों, मैं सिंध रावल एक बार फिर शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है यानी कि अपना जो टेस्ट पेपर 10 है उसका सॉल्यूशन आज अपन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसा कि आपको विदित है कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी क्लियर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और ये शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं जो कि बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपका और ज़्यादा फायदा हो सके और आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेस्ट हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। पहला क्वेश्चन, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, अनुभव के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। क्योंकि दोस्तों अपन बात करते हैं शिक्षण अधिगम जो अपनी यूनिट है या शिक्षण अधिगम जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं कि अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है, व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यही क्या है, शिक्षा है, यही अधिगम है। तो अपना आंसर क्या हो जाता है, डी, अनुभव के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम लागू होता है या जो सिलेबस लागू किया जाता है, जो सिलेबस होता है उसको आप किस रूप में देखते हो। पहला क्वेश्चन, छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन। किस रूप में मानते हो आप, सिलेबस क्या होता है, आपके हिसाब से अपन बात करते हैं। छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, ये अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 की अगर बात करें दोस्तों तो ये अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 पे। देखिए, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव कैसे होता है, बात अपन करते हैं। देखो, विद्यालय द्वारा जितने भी अनुभव छात्र को प्रदान किए जाते हैं वो सब किस में आते हैं, वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक विद्यालय के अंदर छात्र को वही चीजें बताएगा जो उसके पाठ्यक्रम के अंदर है या फिर जो पाठ्यक्रम से संबंध रखती है। बिना मतलब की बातें तो करेगा नहीं विद्यालय के अंदर। तो विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव यानी कि विद्यालय के प्रत्येक सदस्य द्वारा या प्रत्येक अध्यापक के द्वारा जो अनुभव छात्र को प्रदान किए गए हैं वो किस में आ जाएंगे, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे देखिए, किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना, किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा, सामान्य व्यक्ति द्वारा, विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। तो दोस्तों अपन बात करते हैं, इसका आंसर अपना हो जाएगा 103 क्वेश्चन जो है। देखो, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा ही क्या होना चाहिए, किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। देखिए, बात अपन करते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हम करते हैं किसके माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से, और कक्षाओं में जो क्रियाएं की जाती है उसके माध्यम से। तो फिर निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा ही निर्धारण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। शिक्षक को, प्रशासकों को, पाठ्य पुस्तक लेखक को, समाज को। दोस्तों, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह समाज के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, शिक्षा जो है ये समाज में बदलाव लाने का एक यूं कह सकते हैं कि जरिया है, साधन है। और शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जाता है, समाज को अधिक से अधिक अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। तो बात अपन करें कि समाज का भी प्राथमिक दायित्व बनता है कि शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्व का क्या करें, निर्वाह करें। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, जॉन डीवी ने
शिक्षा को परिभाषित किया है। तो दोस्तों जॉन डीवी ने किस रूप में शिक्षा को परिभाषित किया है? जीवन की तैयारी के रूप में नहीं, कार्य करने हेतु उद्यत रहने के रूप में नहीं, ज्ञान अर्जन के रूप में नहीं, करके सीखने के रूप में, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग में ये विश्वास करते थे कि शिक्षा क्या है? करके सीखना है। करके सीखना मतलब ये जॉन डीवी मानते हैं कि छात्र जितना ज्यादा करके सीखेगा उतना ही ज्ञान स्थायी होगा। यानी कि शिक्षक द्वारा छात्र से ज्यादा क्या करवाई जानी चाहिए? क्रियाएं करवाई जानी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। क्वेश्चन नंबर 106 पे देखिए, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पाठ्यक्रम में किस किस को शामिल करते हैं? विषय वस्तु जिसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाली संपूर्ण अनुभव, पाठ योजना जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। तो पाठ्यक्रम में समाहित किया जाएगा। पाठ्यक्रम में किसे शामिल करोगे आप? विषय वस्तु जिसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं? नहीं, इसको तो देखो विषय वस्तु को शामिल करते हैं, लेकिन विद्यालय के अंदर केवल किताबें थोड़ी पढ़ाई जाती है, किताबों के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? नहीं, विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित थोड़ी किए जाते हैं विषय में। विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव किसमें आते हैं? पाठ्यक्रम में आते हैं। शिक्षकों के द्वारा जो भी अनुभव प्रदान किए गए हैं छात्र के लिए, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। बात अपन करते हैं, देखो बात अपन करते हैं दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 106 पे सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। पाठ्यक्रम का वो भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पाठ्यक्रम का वो भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं अध्ययन कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक विषय, विशिष्ट शिक्षा। तो उसे सामान्य शिक्षा कहते हैं दोस्तों। सामान्य शिक्षा का मतलब यह है कि छात्रों के अंदर अच्छी नागरिकता का गुण विकसित किया जाए ताकि वो अच्छे समाज का निर्माण कर सके और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। क्वेश्चन नंबर 108 पे देखिए, प्राय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए, छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। सामान्य शिक्षा का मतलब ही क्या है? छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना ही क्या है? सामान्य शिक्षा है। बात अपन करते हैं छात्र को नागरिकता, सामाजिक कुशलताओं। सामाजिक कुशलता का मतलब है सामाजिक परिपक्वता, जिसको अपन बोलते हैं सोशल मैच्योरिटी, जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर, छात्र के अंदर सामाजिक परिपक्वता का विकास किया जाए ताकि वो समाज में रह करके यूं कह सकते हैं कि समाज के साथ उचित व्यवहार कर सके। यही सामान्य शिक्षा का क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 109 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, प्रकार्यात्मक गणित का एक ऐसा प्रकार है जो सर्वाधिक बल देता है मंद सीखने वाले छात्रों की आवश्यकता पर नहीं, दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर, ज्यामितीय गणित कार्यों के समाधान पर, साधारण गणित संबंधी समस्याओं के मानसिक आयाम पर। तो दोस्तों दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर जोर देता है कौन? प्रकार्यात्मक गणित। बाकी ये तो क्या हो गए? गलत हो गए, यानी कि 109 में हमारा आंसर हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो गणित को प्रभावी रूप से प्रकार्यात्मक रूप में परिणित कर सकती है? जटिल गणितीय संप्रत्यों को आगामी उच्च कक्षाओं के लिए छोड़ दिया जाए, गणित के अनेक स्तर के पाठ्यक्रमों को परस्पर संबंधित कर दिया जाए, गणित को दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान से जोड़ दिया जाए, गणित के पाठ्यक्रम को न्यूनतम स्थिति तक निर्धारित किया जाए। नहीं, तो देखो निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो गणित को प्रभावी रूप से प्रकार्यात्मक रूप में परिणित कर सकती है? तो गणित को दैनिक जीवन संबंधी जो समस्याएं हैं उनके समाधान से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये प्रभावी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 111 पे, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है सोशल साइंस? जी नहीं, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है, सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द है। ये तो सारे गलत है दोस्तों। देखो वर्तमान समय में सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक जो विषय है
उसका तात्पर्य होता है एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव और उसके पारिवारिक संबंधों से, पारस्परिक संबंधों से, पारंपरिक संबंधों से होता है। ये इसकी परिभाषा हो जाती है सोशल स्टडीज की। तो बात अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षाविद एकमत हैं कि, विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षाविद, शिक्षाविद का मतलब शिक्षा शास्त्री, ठीक है, एकमत है कि विषय वस्तु मात्र अध्ययन पाठ्यक्रम तक ही सीमित हो, छात्रों के केवल विषय वस्तु का शिक्षण पर्याप्त नहीं है, पाठ्यक्रम के सभी पक्ष विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया है तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचार है। तो दोस्तों विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षाविद एकमत हैं, पाठ्यक्रम के सभी पक्ष विषय वस्तु के अंतर्गत ही आते हैं। पाठ्यक्रम के सभी पक्ष का मतलब सरल पक्ष, कठिन पक्ष, सभी पक्ष किसके अंतर्गत आते हैं? विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, एक मिनट, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 से। आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, छात्रों को विभिन्न सूत्रों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम महत्तम का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सामान्य गणित नियम तथा पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना। तो दोस्तों आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये अपना आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर अपना हो जाएगा। देखो, छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। क्वेश्चन नंबर 114 पे देखो, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि शिक्षा की परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या हो सकती है? बौद्धिक अभिवृत्ति के आधार पर नहीं, बौद्धिक अभिवृत्ति का तो मतलब केवल बुद्धि के आधार पर नहीं, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, एक समय व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। यही तो क्या है? शिक्षा है दोस्तों। यानी कि शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, एक अच्छे स्तर का वो जीवन यापन करने लगता है। और शिक्षण अधिगम अपन पढ़ चुके हैं, उसमें अपन ने देखा है कि शिक्षण अधिगम के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 की अपन बात करते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 पे देखिए, आधुनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध शिक्षा से नहीं है? यह एक आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। यह एक सत्य तथ्यों तक पहुंचने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक विद्यालय क्रियाएं समाहित रहती है, बिल्कुल। ये छात्र जीवन के विभिन्न अनुभवों से संबंधित रहती है, ये भी है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध शिक्षा से नहीं है? ये गलत है, ये गलत है और ये अपना आंसर है। यह एक सत्य तथ्यों तक पहुंचने की प्रक्रिया है। तो बात बंद करें, देखो दोस्तों, शिक्षा आधुनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता का संबंध शिक्षा से नहीं है? इसका ये एक सत्य तथ्यों तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया है। ये अपना गलत ऑप्शन है, इसमें आंसर अपना ये हो जाएगा। एक मिनट में इनको मिटा दो पहले, देखो आप, इसको मिटा देता हूँ, ये अपना आंसर है, ठीक है। ये एक सत्य तथ्यों तक पहुंचने की प्रक्रिया है। देखो, सत्य तथ्यों तक पहुंचने की प्रक्रिया कोई शिक्षा थोड़ी कहेंगे अपन, इसको शिक्षा नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 116 पे देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन, शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत होता है मानव अनुभव, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत मानव अनुभव है। मानव अनुभव का मतलब है मानव जो महसूस करता है वही शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। मानव क्या चाहता है, अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहता है, वही उद्देश्य किसके होने चाहिए? शिक्षा के होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 पे देखिए, प्राय सभी शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत हैं कि शिक्षा होनी चाहिए, केवल बौद्धिक विकास के लिए नहीं, व्यवहारिक पक्ष को उन्नत बनाने के लिए, व्यक्ति का उसके वातावरण में समायोजन करने के लिए, सैद्धांतिक पक्ष को उन्नत करने के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए दोस्तों। अब अपने पास बच जाता है व्यवहारिक पक्ष को उन्नत बनाने के लिए और व्यक्ति का उसके वातावरण में समायोजन करने के लिए। तो इसमें से अपना राइट आंसर होगा व्यवहारिक पक्ष को उन्नत बनाने के लिए। जब व्यवहारिक पक्ष उन्नत बनेगा तो अपने आप ही वो वातावरण के साथ क्या करेगा? समायोजन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 118 बात करते हैं दोस्तों। देखिए
क्वेश्चन नंबर 118 है, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का झुकाव होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम का प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का झुकाव, पाठ्यक्रम देखिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का झुकाव होना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, विषय वस्तु की ओर होना चाहिए, संपूर्ण विषयों पर सह चेष्टा की ओर, सामाजिक विकास की ओर, बाल अभिवृत्ति के समस्त पक्षों की ओर। तो प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव किस तरफ होना चाहिए, बाल अभिवृत्ति के समस्त पक्षों की ओर। बाल अभिवृत्ति का मतलब होता है बालकों का जो दृष्टिकोण है, बालकों की जो इच्छाएं हैं या दृष्टिकोण है, या बालकों की बात अपन करें कि बालकों की रुचि शिक्षा में, कैसे बालकों की रुचि शिक्षा मतलब शिक्षा के प्रति बालकों में रुचि किस तरह से बनाई जाए, उन सभी की ओर अपना क्या होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 में देखिए, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्कूल है, बच्चा पहली बार जाता है या पहली बार जब स्कूल जाता है तो क्या होता है, उसे पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, शब्द रचना करवाई जाती है या फिर अंकगणित पढ़ाई जाती है। तो अपन जानते हैं सबसे पहले बच्चे को पढ़ना ही सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 में देखो, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में, आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप में, पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर, विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से, प्रगतिशील मतलब आधुनिक जो शिक्षाविद हैं, विचारक हैं, उनके अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। किसके अनुसार किया जाना चाहिए, छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में। यानी कि अपन बात करें कि छात्रों की जिन विषयों में रुचि है ना, उन्हीं विषयों को पढ़ाया जाए, उन्हीं तथ्यों को पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 121 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 121 में बात करते हैं, एक पाठ्यक्रम निर्माता जो कि प्रकार्यात्मक पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है, उसे समझ होनी चाहिए शैक्षिक दर्शन की, समाज के नियमों की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की उपयुक्त सभी। यानी कि एक पाठ्यक्रम निर्माता, एक पाठ्यक्रम बनाने वाला जो व्यक्ति है, उसको शैक्षिक दर्शन की नॉलेज होनी चाहिए, समाज एवं समाज के नियमों की जानकारी उसे होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी उसे होनी चाहिए। यानी कि सभी की जानकारी उसे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122, पाठ्यक्रम की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए। पाठ्यक्रम की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए, कक्षा के शिक्षकों द्वारा जिन्हें पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने के व्यापक अनुभव है, पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति द्वारा जिसमें सभी प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति का पुनर्गठन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण करती समिति का पुनर्गठन। तो दोस्तों पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति द्वारा ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं, प्राय शिक्षा शास्त्रीय तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए, शिक्षकों एवं प्रशासकों के द्वारा, शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा, शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा, उपयुक्त सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा। तो उपयुक्त सभी के पारस्परिक सहयोग द्वारा ही क्या किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है उसका पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124 पे देखिए, छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा ये निर्णय करता है स्वयं छात्र के द्वारा नहीं, माता पिता के द्वारा नहीं, शिक्षक द्वारा। शिक्षक पढ़ाता है कौन से घंटे में कौन सा विषय पढ़ाना है, ये शिक्षक निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 125, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर शिक्षाविद निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम के प्रकार की संस्तुति करते हैं, पाठ्यपुस्तक उपागम को, विषय वस्तु उपागम को, एकीकृत पाठ्यक्रम उपागम को, मानकीकृत पाठ्यक्रम उपागम को। डी ऑप्शन अपना सही होगा, मानकीकृत पाठ्यक्रम उपागम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 में देखो, किसी अधिगम अनुभव के उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माता के द्वारा परिभाषित किए जाने चाहिए। किसी अधिगम अनुभव के उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माता के द्वारा परिभाषित किए जाने चाहिए, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए, छात्रों द्वारा परिभाषित किए जाने चाहिए, शिक्षक छात्र दोनों के द्वारा सहयोगात्मक ढंग से निर्धारित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों किसी अधिगम अनुभव के जो उद्देश्य हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाने
चाहिए। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों 126 पे अपन बात करते हैं। 126 पे अपना आंसर होगा, बात करें यहाँ से पाठ्यक्रम निर्माता। देखो पाठ्यक्रम निर्माता के द्वारा पारिभाषित किए जाने चाहिए क्या? अधिगम अनुभव के उद्देश्य। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए उपाधियों प्रमाण पत्रों का संग्रह करना। गलत बात है। कौशलों आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है। जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। विषय वस्तु पर सअधिकार प्रयास करना। सबसे बढ़िया ऑप्शन अपना होगा कौशलों आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना। ठीक है। और बात अपन करते हैं बाकी इसके दो ऑप्शन है। देखिए, बालकों में पढ़ने लिखने बोलने और सुनने की दक्षताओं का विकास करना। बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, बाकी ये ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा। आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में कौन सा पद सर्वाधिक और अनुपयुक्त पूछा है तो यही होगा, बालक को अनुपयुक्त पूछा है तो बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना। जरूरी नहीं है कि बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताए, परिवार में भी बताया जा सकता है, तो ये अनुपयुक्त लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 पर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, एक मिनट दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 129, प्रजातांत्रिक प्रणाली में शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह छात्रों का दिशा निर्देशन इस प्रकार करे कि वे बिना हिचकिचाहट समस्त निर्देशों का पालन करें, कक्षीय विचार विमर्श में आलोचनात्मक ढंग से भाग लें, प्रभुत्व का सम्मान करें तथा आज्ञा पालन करें, स्वयं में उत्तम विकल्प के चयन की योग्यता उत्पन्न करें। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन अपना है दोस्तों। देखिए, स्वयं, एक मिनट, हाँ देखो बात करते हैं वापस थोड़ा सा। देखिए, अपन बात करते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली में शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह क्या करे, छात्रों का दिशा निर्देश इस प्रकार करे कि स्वयं में उत्तम विकल्प के चयन की योग्यता उत्पन्न करे। कौन? छात्र उत्पन्न करे। ऐसा दिशा निर्देश शिक्षक के द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि वो पढ़ा लिखा बेरोजगार न रहे। क्वेश्चन नंबर 130 बात अपन करते हैं 130 पे देखिए, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो बात अपन करते हैं इसमें, आंसर देखो, अच्छा अनुशासन रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अनुशासन रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्यालय के कार्य की ओर संकेत नहीं करता है? विद्यालय को समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। विद्यालय को वे सभी कार्य करने चाहिए जिन्हें अन्य शैक्षिक अभिकरण निम्न कोटि से संपन्न करता है। विद्यालय को सरकारी नीति एवं मनोदशा के अनुकूल कार्य करना चाहिए। विद्यालय के छात्रों के उत्तम शिक्षण का प्रबंध करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा विद्यालय को वे सभी कार्य करने चाहिए जिन्हें अन्य शैक्षिक अभिकरण निम्न कोटि से संपन्न करता है। ये बात अपन करते हैं कि कार्य की ओर संकेत नहीं करता, ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 132 पे देखिए, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 133 पे देखो, बहुत प्रयास और कठिनाई के बाद आपकी नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम
वाले विद्यालय में हुई है। जबकि आप उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप क्या करेंगे, परिश्रम करके अंग्रेजी सीखूंगा, विद्यालय में नौकरी नहीं करूंगा, साहस से कार्य लूंगा, किसी दूसरे विद्यालय में नियुक्ति के लिए प्रयास करूंगा। नहीं, हमारा आंसर होगा परिश्रम करके अंग्रेजी सीखूंगा, क्योंकि देखो एक अच्छा शिक्षक वही है दोस्तों जो हमेशा सीखता है। क्या होता है? सीखता है। क्वेश्चन नंबर 134 पे देखिए दोस्तों, खोज पद्धति एवं आनुभाविक प्रयासों को बल दिया जाता है प्राथमिक विद्यालयों में, हाई स्कूल में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में। तो बल किस पे दिया जाएगा? प्राथमिक विद्यालय में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना, राजनीतिक शिक्षा का प्रबंध करना, निरक्षरता उन्मूलन। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना प्रौढ़ शिक्षा का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 पे देखिए, हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तित करना, उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों को कक्षा में समावेश करना। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 पर अपना आंसर होगा दोस्तों उत्तरदायित्व। देखो उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना हमारी प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति क्या करती है? जोर देती है। शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धांत की प्रमुख आवश्यकता है छात्र स्व कल्याण की निर्मित निर्णय लें, छात्रों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार प्रदान करना, चाहे वो कुछ गलत क्यों ना हो। ये अपना आंसर सही है। छात्रों को समस्त निर्णय हेतु मत प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करना गलत बात है। समूह नेता की नियुक्ति करना बजाय उसका चुनाव करने को। देखो दोस्तों शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धांत की प्रमुख आवश्यकता यही है कि छात्रों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार दिया जाए, ताकि निर्णय दिया जाए चाहे वो कुछ गलत क्यों ना हो। क्योंकि जब स्वतंत्र रूप से बच्चे निर्णय लेंगे तभी उनमें क्या होगा? निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा और वो एक अच्छा नेता बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होनी चाहिए वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रति सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण कराने वाले, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 138 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आंसर अपना हो जाएगा इसमें युवकों में सामाजिक जागरूकता, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले ऐसे अपने विद्यालय होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139, कक्षा में अधिक जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके, संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके विषय वस्तु के शिक्षण पर। यानी कि आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों पर दिया जाना चाहिए। कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके, बिल्कुल सही है, और संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 140 पे देखिए, प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त 28 वर्षीय बुद्धिमान युवक को प्रशासनिक सेवाओं तथा बैंक अधिकारी संबंधी प्रतियोगिताओं में असफल होने के पश्चात बीएड में प्रवेश मिल जाता है, उसे बीएड में प्रवेश न लेकर अन्य नौकरियों के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। बीएड की पढ़ाई के साथ अन्य नौकरियों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अध्यापक बनने के बाद अन्य नौकरियों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अध्यापक बनकर अपनी प्रतिभाओं का उपयोग अध्यापन कार्य में रुचि और श्रेष्ठता हासिल करने में करना चाहिए। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 पे देखिए, यदि कोई अभिभावक प्रधानाचार्य के पास किसी अध्यापक की शिकायत लेकर आए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे शिकायत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे पहले अध्यापक के साथ अलग से बातचीत करके जाना चाहिए कि शिकायत कहाँ तक सच है, उसे अध्यापक को बुलाकर डांट देना चाहिए, उसे शिकायत को प्रबंध समिति के सामने रखना चाहिए, नहीं, उसे पहले अध्यापक के साथ अलग से बातचीत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 पे देखिए, क्वेश्चन 142 देखिए दोस्तों, 142 कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक कोर्स के द्वारा अनेक संबंधित कोर्सों का प्रतिस्थापित किया जाता है। समस्त वर्ग के छात्रों को एक समान प्रारंभिक अनुभव प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न विषय वस्तुओं के मध्य प्रकार्यात्मक सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। या फिर पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की रुचि, योग्यताओं तथा अनुभवों के अनुरूप किया जाता है। तो 142 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें 142 में 142 की बात करें तो आंसर होगा दोस्तों इसके अंदर 142। देखिए, विभिन्न
ये रहा, विभिन्न विषय वस्तुओं के मध्य प्रकार्यात्मक से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है? प्रजातांत्रिक विधियों को, ठीक है, समस्या समाधान को, विषय वस्तु के उचित संगठन को, सहकारी योजनाओं को, तो इसमें आंसर होगा प्रजातांत्रिक विधियों को। शिक्षण व्यवसाय को आप निम्नलिखित कार्य विभाजन में से कहां वर्गीकृत करेंगे? क्लर्क व्यवसाय में, प्रबंधन व्यवसाय, उच्च व्यवसाय, सही बात है, उच्च व्यवसाय की कैटेगरी में अपन इसको लेंगे, क्योंकि शिक्षण करवाना कोई शिक्षण जो कार्य होता है, शिक्षण करवाने के लिए शिक्षक को उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है, तो उच्च व्यवसाय बौद्धिक होगा। क्वेश्चन नंबर 145 पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति कारक है जो शिक्षण को उच्च व्यवसाय के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है? संशोधित वेतनमान, स्फूर्तिपूर्ण शिक्षक, दीर्घगामी प्रशिक्षण काल, विद्यालय का उत्तम अनुशासन। तो दोस्तों बात अपन करते हैं इसमें, दीर्घगामी प्रशिक्षण काल की वजह से ही क्रांतिकारक है। क्वेश्चन नंबर 146, सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक शैक्षिक समूह को अपना स्वतंत्र संगठन बनाना चाहिए। प्रशासक एवं शिक्षक दोनों को प्रत्येक व्यावसायिक संगठन बनानी चाहिए। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन में अनेक स्तरों पर नेतृत्व का समावेश करना चाहिए। उपयुक्त सभी सत्य है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं 146 पर अपना आंसर हो जाएगा, प्रत्येक व्यावसायिक संगठन में अनेक स्तरों पर नेतृत्व का समावेश करना चाहिए ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। क्वेश्चन नंबर 147, वर्तमान काल में शिक्षक के सम्मान का स्तर आंका जाता है, यानी कि वर्तमान में शिक्षक को कितना सम्मान दिया जाए या किस लेवल का माना जाए? एक व्यवसायिक कर्मी से कुछ अधिक, केवल व्यवसायिक कर्मियों के समक्ष नहीं, व्यवसायिक कर्मी थोड़ी माना जाता है, एक मजदूर के समकक्ष नहीं, एक मजदूर या व्यवसायिक कर्मी के मध्य की स्थिति के नहीं, यानी कि एक व्यवसायिक कर्मी से कुछ अधिक माना जाता है। 148 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की सर्वोत्तम कक्षा स्थिति की ओर संकेत करता है? वो कक्षा का चेयरमैन है, गलत बात है। वो कक्षा समूह निर्देशक है, ठीक है। वो कक्षा का एक ही सदस्य है, ये भी गलत बात है। वो कक्षा का प्रभुत्ववादी शासक है, गलत। वह कक्षा का समूह निर्देशक होता है, बच्चों को क्या करता है? निर्देश देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 पे देखिए, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा नहीं है तो ये कहा जाएगा कि क्या नहीं हुआ? सीधी बात है दोस्तों, शिक्षण नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? शिक्षण नहीं हुआ, ये इसका मतलब होता है। बात अपन करते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 149 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन अपना है आज का, शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखो बात करते हैं, अनुशासन, प्रबंधन, विषय वस्तु शिक्षण, समस्या समाधान, प्रशिक्षण, छात्र दिग्दर्शन। तो शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है विषय वस्तु का शिक्षण करवाना, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? और अच्छी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।